होगा। लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पर एक नदी है भाई, यहाँ पर एक बढ़िया सा हमारे पास बारिश है, और यहाँ पर नलके से आया हुआ पानी है, टैप वाटर है। तीनों ही केस में हमने लिया है वाटर। और लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन भी ये बोलता है, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो कोई कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जो भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं, अगर मैं उनके मास का रेशियो ले लूंगा, मास का रेशियो ले लूंगा, है ना, तो वो बेटा क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब वो बार बार चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा आपसे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यही वाला एग्जाम्पल लेना, एक लिया हमने रिवर वाटर, रिवर वाटर, दूसरी बार लिया हमने ये क्या भाई, रेन वाटर, रेन वाटर, और तीसरी बार लिया हमने टैप वाटर। तो अगर हम तीनों क्या हैं बेटा, वाटर हैं, अगर मैं इसमें फॉर्मूला निकालूंगा तो H2O, इसका फॉर्मूला निकालूंगा H2O, इसका फॉर्मूला निकालूंगा H2O। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लेता हूं, तो वो आएगा 2:16। राउंड इसे हम काट करके करेंगे तो आ जाएगा 1:8। यानी कि वाटर चाहे आप रिवर का लो, चाहे वाटर रेन का लो, चाहे वाटर टैप का लो, चाहे वाटर नाले का लो, कहीं मतलब XYZ कहीं से भी लोगे वाटर, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो आएगा वो हमेशा फिक्स रहेगा 1:8। अगर देखो भाई अभी जैसे हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है, तो जो चंद्रयान 3 है वो भी ऊपर जाकर के जो मॉइस्चर कलेक्ट करेगा वो यही देखेगा कि जो कंपाउंड मिला है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो अगर 1:8 है, इसका मतलब वो वाटर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर कोई कंपाउंड मिला और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 मिल गया, इसका मतलब वो क्या है, वाटर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई, सबसे पहला किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर जो प्रपोर्शन होता है एलिमेंट्स का उनके वेट के अकॉर्डिंग, याद रखना, एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होता है उनके वेट के अकॉर्डिंग, वही बेटा क्या होता है आपका, क्या था वो, क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, बार बार चेंज नहीं होता। क्या है भाई, क्या लिक्विड में ही ये लो लागू होता है क्या, नहीं भाई लिक्विड में नहीं, ये हर जगह होता है, किसी भी कंपाउंड में। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 6C6H12O6, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्लूकोज की, अगर मेरे को इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालूंगा मैं, वो जब भी ग्लूकोज होगा दुनिया में, जहां पर भी ग्लूकोज होगा वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो इसी फॉर्म में पूछ आएगा, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। किसने दिया था भाई, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, लास्ट नाम याद रख सकते हो, जोसेफ प्राउस्ट ने ये वाला लॉ दिया था। कौन सा दिया था, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन दिया था। प्राउस्ट ने किसके ऊपर काम करा था, तो याद रखना बेटा, क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर काम करा था। मैसेज करके बता दो, या तो चैट में, अगर बाद में देख रहे हो वीडियो तो कमेंट करके बता दो बेटा जल्दी से कि क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसने करा था भाई, देखो प्राउस्ट था, उसने वर्क करा क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर। जब उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट के ऊपर वर्क करा तो उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट को दो तरीके से मिला उसे, है ना, एक मिला उसे नेचुरली, नेचर से, और दूसरा उसने खुद बनाया, यानी कि सिंथेटिक, उसने खुद से उसको बनाया। और उसे ये पता चला कि यार जो नेचर से क्यूप्रिक कार्बोनेट मिल रहा है और जो उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट बनाया है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी कि कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन, कॉपर कार्बन ऑक्सीजन, दोनों का जो रेशियो आ रहा है, तीनों का जो रेशियो आ रहा है वो दोनों ही, यानी कि नेचुरल जो क्यूप्रिक कार्बोनेट मिला है और सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट मिला है, दोनों के अंदर ही बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर दोनों के अंदर ही सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि यानी कि दुनिया में जहां पर भी सेम कंपाउंड मिलते हैं, दुनिया में जहां पर भी सेम कंपाउंड मिलते हैं वहां पर बेटा जो रेशियो होता है एलिमेंट्स का वो हमेशा सेम होता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। क्या आपको लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन समझ में आया भाई? एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाँ अच्छा एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है, अब ध्यान से सुनना भाई, देखो नीट या जेई की बात कर लो, सीबीएसई की बात कर लो, सीबीएसई में जितना मैंने अभी तक पढ़ा वो काफी है, लेकिन अगर आपको जेई और नीट को टारगेट करके कर रहे हो तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है,
इसके अंदर शो दीज रिजल्ट इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो भाई देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हमने 1.80 ग्राम कोई मेटल लिया, और जब मेटल की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई, यानी कि बर्न करा है ना, बर्न करा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो मेरे को 3 ग्राम ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। ठीक है सर। अगर मैंने सेम मेटल 1.5 ग्राम लिया, 1.50 ग्राम सेम मेटल लिया है, और इस बार मैंने उसकी रिएक्शन स्टीम के साथ करवा दी, यानी कि H2O के साथ करवा दी, इस बार भी मेरे को ऑक्साइड मिला है, लेकिन इस बार ऑक्साइड मिला है 2.50 ग्राम ऑक्साइड मिला है। ऑक्साइड मतलब वही मेटल ऑक्साइड मिला है। ठीक है। अच्छा अब देखो ना ध्यान से, मैं इसके अंदर मेरे को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखना है, मतलब एलिमेंट्स के मास का रेशियो देखना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। क्या बोल रहे हो भाई? 1.5 1.2, देखो मैं बताता हूं। देखो यहां पर अगर आप पहले वाले पार्ट को ध्यान से देखोगे, भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आराम से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है, इलिस्ट्रेट करता है। देखना भाई, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं तो मेरे को एक बात बताओ, 3 ग्राम के अंदर 1.80 ग्राम तो मेटल है, 3 ग्राम मेरे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। और 3 ग्राम में से 1.8 ग्राम 1.80 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा, मेटल है। तो यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, मेटल ऑक्साइड में एक मेटल होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा, 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड था, यानी कि इसके अंदर से मैंने कहा कि अगर मैं 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड में से मेटल के मास को घटा दूंगा, यानी कि 1.20 ग्राम मेरे को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, मेरे को 1.20 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। चलो अब मेटल और ऑक्सीजन के रेशियो निकालते हैं, मास का रेशियो। तो 1.80 अपॉन में 1.20, ये रेशियो आ गया किसका बेटा, मेटल अपॉन में ऑक्सीजन का। ठीक बात है, ठीक है सर, सही लग रहा है। काट करके देखते हैं, से 0 से 0 कट गया, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 6 से काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। जो मेटल और ऑक्सीजन का मास का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1.5। अब दूसरे वाले पार्ट के अंदर देखो, दूसरा वाला पार्ट था उसके अंदर 2.50 ग्राम आपका क्या था, मेटल ऑक्साइड था, और उसमें से 1.50 ग्राम आपका क्या है, मेटल है। यानी कि 1 ग्राम क्या था भाई आपके पास 1 ग्राम था ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन। तो यहां पर भी, अब आपको दिख रहा हो आई थिंक, यहां पर भी अगर आप मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, मेटल कितना है बेटा 1.5, ऑक्सीजन कितना है 1, तो रेशियो क्या आ रहा है 1.5। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। जब दोनों ही केस में दो अलग अलग रिएक्शन करवा रहे हैं लेकिन कंपाउंड सेम बन रहा है, कंपाउंड क्या बना, मेटल ऑक्साइड, अगर दोनों ही केस में कंपाउंड सेम बना तो उनके अंदर मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो भी सेम आना चाहिए। तो देख लो, पहले वाले में भी 1.5 है, दूसरे वाले में भी 1.5 है। इसका सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि कंपाउंड को बनाने का तरीका जैसे मर्जी हो, कोई सी भी रिएक्शन से वो कंपाउंड बनाओ, बस बात इतनी सी है कि दोनों के अंदर मेटल और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आएगा वो सेम आएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं भाई, यही तो था।